8 क्वेश्चन उसके आंसर आप बता दीजिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है ना। और आज हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। चलिए, ऑनलाइन में भी आप सबों को गुड आफ्टरनून। अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो आप लोग जो है एक बार रिप्लाई कर दें, फिर हम लोग शुरू करेंगे अपने सेशन को। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अजमल हुसैन जी, प्रवीण कुमार, ठीक है, संपा मंडल, चलिए वेरी गुड। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में जो है आप लोग को हम कुछ 15-20 क्वेश्चन का एक दिए थे सेट, है ना, जिसमें बहुत लोग जो है बनाए नहीं थे, है ना। सोचिए कि 100+ बच्चों में से सिर्फ, है ना, 4 लोगों का ही तो सबमिट कहाँ किए उसको, अच्छा नहीं कर पाए थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसका जो भी है अगले क्लास में हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, है ना। सुजय पंडित जी, गुड आफ्टरनून, सब क्लियर है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, वर्क किसको कहते हैं। तो देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जितने भी प्रकार के कार्यों को करते हैं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में की गई सारी क्रियाएं क्या हैं, काम है। लेकिन फिजिक्स इन सबको कार्य नहीं मानती। फिजिक्स में सिर्फ कार्य का इतना ही मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और अगर बल को लगाने से उस वस्तु में विस्थापन हो रहा है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे, है ना। अन्यथा आप 10 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, फिजिक्स उसको कार्य नहीं मानेगी। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, फिजिक्स उसको कार्य, फिजिक्स में कार्य का सिर्फ उतना ही मतलब है कि किसी, आ जाइए, किसी वस्तु पर हम क्या किए, फोर्स लगाए, और फोर्स को लगाने से क्या होगा, विस्थापन। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पर क्या है वर्क एनर्जी का कहानी। देखिए यहां पर क्या है, देखिए वर्क यानी कि कार्य। तो देखिए लिखा गया है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी, whenever a force acts on a body and the body moves through some distance in the direction of force। यहां पर the body 2 बार लिखा गया है ना, तो एक को काट लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब बल किसी पिंड पर कार्य करता है और यह बल की दिशा में अगर विस्थापित हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स में वर्क कहेंगे। कोई दिक्कत है ना। अब जो है देखिए, कंडीशंस फॉर वर्क डन, कंडीशंस फॉर वर्क डन, यानी कि कार्य होने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या शर्त हो सकता है। तो पहला देखिए, पहला शर्त ये कहता है, शर्त का मतलब शर्त, ठीक है, कि शरीर पर एक बल कार्य करना चाहिए। शरीर कहने का मतलब बॉडी, वस्तु, यानी कि जैसे कोई वस्तु है तो उस पर एक बल लगना क्या है, अनिवार्य। बल लगेगा तभी ना विस्थापन होगा। और दूसरा चीज कहता है कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जहां पर हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि जिस भी बिंदु पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वहां से उसी दिशा में, बल की दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। यानी कि एक कार्य होने का यही 2 कंडीशन। कोई दिक्कत, हाँ, तो वो भी कार्य है, लेकिन वहां पर एक फोर्स लगा ना, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स किधर लगा, पीछे। बंदूक किधर गई, पीछे, तो हुआ तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस। तो वहां पर दूसरा फोर्स काम कर रहा है ना। अब देखिए, जैसा कि वर्क के बारे में हम लोग बेसिक बात जानते हैं कि वर्क कैसा क्वांटिटी है। तो वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो ये भी बेसिक बात है, इसका बीमा हो जाएगा ml2t-। कोई दिक्कत, तो देखिए इसको नोट करने का आवश्यकता नहीं है आपको, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे आपको स्टडी मटेरियल में। कहां पर डाल देंगे,
स्टडी मटेरियल में डाल देंगे, आप वहां से घर जाएंगे, आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। यहां पर चीजों को समझते चलना है, ठीक है। तो यहां पर बताइए वर्क का मीनिंग समझ में आया, वर्क होने का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ये समझ में आया। तो वर्क होने का कंडीशन ये है कि वस्तु पर तो एक बल कार्य करना चाहिए और जहां पर बल कार्य कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब इसके बाद आगे जो है देखिए, यहां पर जो है अब जो है हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरह का वर्क पढ़े, है ना, जो आप लोग जेटेट में पढ़े, जेएसएससी सीजीएल में पढ़े, उससे थोड़ा सा ये हट करके है वर्क, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हम लोग वर्क डन की बात करने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग बेसिकली दो प्रकार के वर्क डन को देखेंगे। पहला जो हमारा वर्क है ये क्या होगा, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, यानी कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि हम जो किसी वस्तु पर बल लगा रहे होंगे वो क्या होगा, एक कांस्टेंट। जैसे अगर हम किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो पूरे जर्नी हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम कभी 5 न्यूटन लगा रहे हैं, कभी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, कभी 2 न्यूटन लगा रहे हैं, यानी कि हम फोर्स जो लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका जो परिमाण है वो क्या कर रहा है, तो समय के साथ बदल रहा है, यानी कि वैरी कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल फोर्स। यानी कि यहां पर हम लोग दो प्रकार का वर्क डन पढ़ेंगे, पहला है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और दूसरा है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, यानी कि परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। कोई कंफ्यूजन? तो आइए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। किसकी बात करेंगे, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की। अब देखिए तो पहला हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, यानी कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल कहने का मतलब कि फोर्स पूरे रास्ते में क्या है, कांस्टेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है एक सरफेस पर। अब यहां पर क्या किया गया, एक फोर्स लगाया गया है F। अब F फोर्स को लगाने के बाद ये वस्तु जो है डिस्प्लेस होकर के देखिए यहां तक पहुंच गई। अब इस वस्तु में विस्थापन कितना हुआ, S। डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। तब यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, यानी कि जिधर फोर्स लगाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तब जो है हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमारा वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि सिंपली वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू। अगर यहां पर यूनिट की हम बात करें कि वर्क का यूनिट क्या होगा, तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ना हम लोग जूल कहते हैं। बताइए अगर यहां से आप चाहते हैं कि हम डायमेंशन भी निकाल ले इससे, तो आपको हम डायमेंशन कई बार सिखाए हैं। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, ml-2, और मीटर के लिए क्या हो जाएगा, L, यानी कि ओवरऑल डायमेंशन क्या बन गया, तो ml/t-। कोई कंफ्यूजन, समझ में आया। तो वर्क का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दूसरा जो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, है ना, देखिए दूसरा मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। कहने का मतलब कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसके बीच क्या हो रहा है, कुछ कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। जैसा कि आप यहां पर इस फिगर में देख सकते हैं कि यहां पर देखिए फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए इधर हो रहा है और बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। तो जब हम फोर्स लगाएं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हुआ गया यानी कि बीच में बन जाए कुछ एंगल, तो इस कंडीशन में वर्क डन हमारा क्या होगा। तो वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट देखते हैं फोर्स का
डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जब ऐसा कंडीशन आ जाए, क्या कंडीशन आ जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल और विस्थापन के बीच में कुछ कोण बन जाए, तब हम लोग कार्य कैसे निकालते हैं? तो कंपोनेंट देखते हैं फोर्स का, किधर किधर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। देखिए आपको ये बात सिखाए थे कंपोनेंट निकालना। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? जैसे यहां पर हम जो है देखिए इधर लगाए फोर्स और ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल था थीटा, ये लगाए फोर्स और इधर क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तब यहां पर हम लोग जो वर्क निकालेंगे इसके लिए क्या करेंगे? कंपोनेंट देखेंगे फोर्स का, है ना। तो यहां पर देखिए अगर ये इंक्लाइन है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पर अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा कंपोनेंट? एफ कॉस थीटा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का भार है, जो वस्तु का भार है, उससे कौन लड़ रहा है? एफ साइन थीटा। वस्तु के भार को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ साइन थीटा। और वस्तु को, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने पर कौन मजबूर कर रहा है? कौन सा फोर्स? तो एफ कॉस थीटा। यानी कि एफ कॉस थीटा वाला जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? आगे ले जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस हुआ। इस प्रकार से हमारा वर्क क्या हो जाएगा? तो एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या गया? एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए याद कीजिए एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए। जब आपको वेक्टर पढ़ाए थे तो बताए थे कि ए डॉट बी अगर निकालना है तो ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं? तो ए डॉट बी निकालने का तरीका आपको हम बताए थे। ए का मैग्नीट्यूड लिखिए, बी का मैग्नीट्यूड लिखिए और गुणा कर दीजिए। तो यहां से देखिए तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या गया? एफ एस कॉस थीटा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क जो है, वर्क क्या है? तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। यानी कि कार्य जो है ना, ये बल और विस्थापन का क्या है? डॉट उत्पाद है, डॉट प्रोडक्ट है। तभी तो आया एफ एस कॉस थीटा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10 वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको हम बताए थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है? कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसीलिए वर्क कैसा क्वांटिटी है? आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो हमारे पास वर्क का देखिए 2 फॉर्मूला मिल गया। पहला फॉर्मूला, जिधर फोर्स लगाए उधर ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बल लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है लेकिन बल और विस्थापन के बीच में कुछ कोण बन रहा है, तब वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? सही है दोनों? तो यहां से हम लोगों को वर्क का 2 फॉर्मूला मिला कि नहीं? 2 फॉर्मूला। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? तो देखिए हम लोग सीखे कि वर्क क्या होता है? तो वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। होता है कि नहीं? अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? थीटा 0, तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा? एफ एस। यानी कि यदि कोण का मान कितना हो तो कार्य क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई कंफ्यूजन? हाँ। अब यदि कोण का मान 90 डिग्री हो तो कॉस 90 कितना होता है? वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? अब यदि थीटा 180 डिग्री हो जाए
तो cos 180 का मान कितना होता है -1, तो यहां से वर्ग क्या हो जाएगा -fs। कोई दिक्कत? चलिए गौतम मंडल जी, वेक्टर का पुराना वीडियो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है ना, तो हमारा प्रयास अब ये होगा, इसलिए कि हम भी बोल बोल के थक गए हैं, अब किधर स्टोर है हमको भी पता नहीं चल पाता है, तो हम भी जो है अब यही सोच रहे हैं कि किसी दिन संडे को जो है लेकर के आपको वेक्टर का बैकअप क्लास दे दें, या फिर जो पीछे का टॉपिक छूटा है कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना, कि पीछे का बैकअप क्लास आप लोगों को दे दिया जाए, इसलिए कि जो भी नए बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। कोशिश हमारा यही रहेगा, है ना, मैथ वाले सर का भी यही प्रयास है कि जो है जो नए बच्चे हैं उनको बैकअप क्लास मिल जाए। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या ये वर्क? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसके मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, तो वर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर। क्या? हाँ, तो निगेटिव आएगा ना, क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये जो cos 180 डिग्री है इसका वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर जब आप लिखिएगा तो f इंटू एस इंटू क्या लिखेंगे -1, तो ये क्या आ जाएगा -fs ही ना आएगा, तो वही लिखा हुआ है। जीरो का मतलब वर्क डन जीरो, फिर कोई वर्क हुआ ही नहीं। मिनिमम का मतलब कुछ ना कुछ वर्क हुआ है जिसका वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन जीरो का मतलब क्या है, कोई भी वर्क नहीं हुआ, समझे। चलिए इसके बाद का जो है पीडीएफ इसका हम डाल रहे हैं, पीडीएफ नहीं कैसे मिल रहा है ना, पीडीएफ में कंप्लेन की जगह पीटेंगे भी। पीडीएफ डालें कि नहीं असाइनमेंट में, है ना, असाइनमेंट में या फिर स्टडी मटेरियल में देखिएगा, है ना, पीडीएफ वहां पर डाले हैं। हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिक जीरो है। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कहां गया, देखिए समझिएगा, यहां पर जैसे देखिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, यहां पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको हम इधर आगे की डायरेक्शन में धक्का दें, है ना, तो यहां पर देखिए हम फोर्स लगाए आगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर बॉडी यहां तक आया, समझेंगे बात, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ। अगर हम आपसे पूछें कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, तो जब इसको हम स्लाइड कर रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा था, रुक जाओ ब्लॉक, तुम रुक जाओ, तो फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना हो गया, देखिए फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, बीच का एंगल 180 डिग्री, वर्क क्या हो जाएगा निगेटिव। और ऐसे भी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसा वर्क करता है, निगेटिव वर्क करता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा निगेटिव वर्क करता है ना। चलिए अब आते हैं आगे, चलो अब यहां पर देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए कि हम फोर्स लगाए तो इसका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी है, इसका कुछ कंपोनेंट जो है वाई में भी है, और कुछ कंपोनेंट जेड में भी है, यानी कि ये जो है एक प्लेन में फोर्स लगा है, किधर फोर्स लगा है, प्लेन में। और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जेड में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तब हम वर्क डन को कैसे निकालेंगे, तब जो है वर्क डन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यही ना सीखे। तो यहां पर फोर्स आपका कितना है, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। कोई कंफ्यूजन? हाँ, वेक्टर का साइन लगाएंगे ना। अब यहां पर देखिए, डॉट प्रोडक्ट आपको हम निकालना सिखाए थे। डॉट प्रोडक्ट कैसे सिखाए थे,
तो बोले थे आई वाले को आई के साथ गुना कीजिए, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, क्योंकि जब आई और जे को गुना कीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। जे और के को गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां से आई वाले को आई के साथ गुना कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, तो एफ एक्स एस एक्स, और आई डॉट आई क्या होता है, 1, आई डॉट आई 1। इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ बाई एस बाई जे डॉट जे क्या हो जाएगा, जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से आगे क्या लिखेंगे, एफ जेड एस जेड, और के डॉट के क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। यानी कि जब आपको कोई फोर्स इस प्रकार से दे दे, क्या दे दे, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तीनों प्लेन में हो, एक्स में भी हो, वाई में भी हो, जेड में भी हो, और डिस्प्लेसमेंट भी तीनों प्लेन में हो रहा हो, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, तब जो है वर्क कैसे निकालेंगे। तो वर्क तो सिंपल अभी सीखे कि ये जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो सीधा यहां पर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ गुणा करके। तो ये पीडीएफ में तो आएगा नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। निकाल सकते हैं बिल्कुल, अभी क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा। क्या प्लेन में कैसे दिखाएंगे, देखिए ये पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, ये प्लेन में है। फिर ये देखिए अगर किसी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मानेंगे, जैसे इसको ओरिजिन माने, तो यहां से एक्स में भी है, वाई में भी है, और यहां से देखिए जेड में भी है ऊपर। आपको दिखाना थोड़ी है, यहाँ पर आपको इसको याद रखना है, और इस पर बेस्ड जो सवाल आएगा उसको सॉल्व कर देना है वैल्यू डाल करके। इसको नोट कर लेंगे, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए जब दो पैरेलल लाइंस होता है तो पैरेलल लाइंस के बीच में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि ये एक पैरेलल लाइंस है कि नहीं, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखिए ये भी दोनों पैरेलल लाइंस है कि नहीं, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ आ गया सवाल। चलिए अब ये रहा एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने, और अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो आपको जो है टीचर बनने का मौका मिलेगा, है ना। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए, यानी कि देखिए किसी बॉडी का जो है पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि ये स्पेस में रखा हुआ है बॉडी, जिसका एक्स वाई और जेड तीनों में कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। इसको ए से क्या कर दिया गया, बी तक बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया गया। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब यहां पर कोई बॉडी है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 जो है, पोजीशन वेक्टर बताए थे ना, तो R1 कितना है, तो R1 है 2 मीटर, 4 मीटर और -6 मीटर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर R2 है ये कितना है, तो 6 मीटर, -4 मीटर और 2 मीटर, समझिए कि स्पेस में है।
तो इसको ए से, चलिए इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। ए से बी तक लाया गया है, जिसके लिए एक फोर्स लगाया गया है ना। और फोर्स क्या लगाया गया है, 2i + 3j - k न्यूटन। तो बताइए कि वर्क डन क्या रहा होगा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, है ना, R2 - R1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से देखिए यहां से वर्क क्या हो जाएगा। तो वर्क हम लोग जानते हैं F.S होता है। वर्क क्या होता है, F.S। फोर्स कितना दिया हुआ है, 2i कैप + 3j कैप - k कैप। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो B - A करेंगे। तो देखिए 6 - 2 कितना, 4। तो इसको लिखेंगे IJK के टर्म में, 4i कैप। इसके बाद देखिए -4 कितना हो जाएगा, -8। तो -8j कैप। m का मतलब मीटर में दिया हुआ है ना। अब यहां पर देखिए 2 -6, सोचिएगा 2 -6 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, +8 k कैप। अब बहुत लोग क्या करेंगे, -8 और +8 को काट देंगे, ये गलती नहीं कीजिएगा। ये जेड एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है। अब यहां से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। हाँ सर, इसमें तो हम डिग्री हासिल कर लिए हैं वेक्टर में। आई वाले को आई के साथ करेंगे, जे वाले को जे के वाले को के साथ। तो 2 चौके 8 और i गुना i 1, 3 8 -24, लेकिन माइनस है तो किसमें आएगा, -24। ठीक है, अब यहां पर देखिए -1 इंटू +8, यहां पर क्या हो जाएगा, -8। तो ये +8 और -8 कट जाएगा, क्या बचा, -24। और ये वर्क आया है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या चीज, नहीं इसको जूल कर लीजिए। देखिए वर्क पूछा हुआ है ना, क्या पूछ रहा है, बॉडी। देखिए फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन जूल में देगा ना। नहीं जे जूल है यहाँ पर, जे का मतलब जूल। अच्छा ये जूल है, लीजिए ना, लगा दिए। क्या, हाँ क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग सॉल्यूशन लिख लीजिए, समझे। तो इसका कितना सॉल्यूशन है बताइए, है ना, विदिन सेकंड बन सकता है कि नहीं सवाल। समझ में आया, समझ में आया राकेश जी। वो तो समझाने के लिए आपको बताए, अब प्लेन में। आप लोग को समझ में आया, ऑनलाइन वाले एक बार बताइएगा। चलिए इधर तो बहुत सा जवाब सही भी आया है, प्रवीण कुमार, मोनिका, 100, बंशीधर महतो, फजलुर रहमान। चलिए ठीक है, वेरी गुड, है ना। जहां पर देखिए दिक्कत होगा आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा, है ना। चलिए ठीक है, समझ में आया, लिख लिए। कितना आसान क्वेश्चन था। अभी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो एक कॉन्सेप्ट सिखा है कि एक्स, है ना, आई वाले को आई के साथ गुना करेंगे, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन था कि नहीं, है ना। तो आप यहां से क्या किए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए और फाइनली वही तो किए, सबको अलग अलग करके जोड़े। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देते हैं, और इस बार हम ऑनलाइन का कमेंट सॉल्यूशन देने के पहले देखेंगे। कब देखेंगे,
सॉल्यूशन देने के पहले। इसलिए कई बार होता है कि सॉल्यूशन दिया ना बस धड़धड़ा के कमेंट आता है सी सी सी, है ना। चलिए देखिए, ज्यादा पार हो गया क्या? चलिए ठीक है, देखिए यहां पर एक सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। यानी कि एक 2 kg का ब्लॉक है, समझिएगा इस बात को। इस 2 kg के ब्लॉक को ऊपर खींचा जाता है 40 न्यूटन के फोर्स को लगाकर, ऊपर के थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। और इसको 40 न्यूटन के फोर्स लगाकर के जब ऊपर खींचते हैं तो इसको 2 मीटर तक हम उठाते हैं। यानी कि जो इसका ग्राउंड लेवल है वहां से कितना ऊंचाई तक ले जाते हैं? 2 मीटर तक। अब कह रहा है कि वर्क डन बताइए ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स के द्वारा। यानी कि ये जो 40 न्यूटन का फोर्स लगाए यही ना हमारा अप्लाइड फोर्स है। तो कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स यानी कि 40 न्यूटन के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसको बताइए, और इसका जो भार है mg, अगर ये ब्लॉक है 2 kg का तो इसका भार होगा ना mg, तो इस भार के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये बताइए। यहां पर आप g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ऑप्शन ए ना सही है, ऑप्शन डी जो है इसका सही है ना। मान में नहीं, कल थोड़ा सा कलम लगाइए, है ना। आया, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए ऑनलाइन का जवाब शुरू हो गया। ऑप्शन डी जो है एक आ गया, सुन के बोल दिए, फिर देखिए एक और सुन लिए, है ना। चलिए ठीक है, आप दोनों का अनुपमा विश्वास एंड, चलिए अनुपमा विश्वास आपके ऊपर है इतना विश्वास। चलिए मोनिका 100, ठीक है। चलिए आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही है, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। वही तो कंफ्यूजन है, माइनस प्लस, प्लस माइनस सब तो एक ही जैसा है। ये तो तय है सर कि 80 40 आएगा, लेकिन प्लस माइनस ना गड़बड़ा दे रहा है। सब तो एक ही जैसा नहीं, 80 40 40 80, लेकिन ये प्लस माइनस गड़बड़ा दिया है ना। सबका जवाब 80 40 आ रहा होगा, हमको तय है। हम जानते हैं कि सबके कॉपी में 80 40 आ गया होगा, लेकिन माइनस में लिखें कि प्लस में, ये कंफ्यूज कर रहे होंगे आप लोग। देखिए सिंपल सा कहानी है। चलिए ठीक है मोनिका 100 जी, आपका कहना सही है, बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर का। वर्क कितना आ गया? 80 जूल। जिधर फोर्स लगाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क कैसा? पॉजिटिव। यानी कि 80 वाला तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया। ये अप्लाइड फोर्स के द्वारा है। किसके द्वारा है? अप्लाइड फोर्स के द्वारा ये वर्क डन आया कितना? 80 जूल। अब mg के द्वारा देखिए, जब इसको आप उठाइएगा, ध्यान से सोचिएगा, देखिए हम निकालते हैं अब वर्क डन बाई, देखिए वर्क डन बाई mg। जब आप इसको उठाइएगा तो mg क्या करेगा? विरोध करेगा, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे, यही ना कहेगा। लेकिन कितना फोर्स से ये विरोध करेगा? तो जितना इसके पास क्षमता होगा लगा लेगा। कितना ही बल लगा सकता है? तो जितना इसका भार होगा। कितना इसका भार होगा? तो नीचे क्या लगता है? mg। mg का मतलब 2g, 2g का मतलब कितना? देखिए मास 2, ग्रेविटी 10, यानी कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन किधर? नीचे। तो यहां पर भी वही लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये -20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क क्या होता है? निगेटिव। यानी कि ये कितना आ गया? -40।
यानी कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो क्या होता है, निगेटिव। लेकिन जिधर फोर्स लगाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या हो गया, तो यहां पर सिंपल सा यह लॉजिक था और इसका ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका, बिंटू। चलिए ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही था। एक और बार समझाते हैं, देखिए एक और बार समझिएगा। यहां पर 2 केजी का एक ब्लॉक है। कितने केजी का ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब प्रखंड नहीं, ब्लॉक का मतलब कोई वस्तु है जिसका है ना द्रव्यमान कितना है, 2 केजी। अब इस वस्तु को हम क्या करते हैं कि देखिए 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की दिशा में। किधर फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन किधर, अपवर्ड। तो यहां पर देखिए 40 न्यूटन का फोर्स लगा, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब 40 न्यूटन का फोर्स लगा तो इस ब्लॉक में विस्थापन कितना हुआ, यानी कि ये 2 मीटर के ऊंचाई तक है। यानी कि मान लीजिए कि समथिंग जो है ब्लॉक कुछ समय के बाद यहां तक पहुंच गया होगा। और ये जो दूरी है ये कितना है, हम देखिए जिधर ही फोर्स लगाए उधर ही विस्थापन हुआ कि नहीं। तो यहां पर जो है वर्क डन बाई अगर अप्लाइड फोर्स हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हम लगाए हैं 40 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर का, वर्क आ जाएगा प्लस में 80 जूल। लेकिन जब ये हम निकालेंगे वर्क डन बाई इट्स वेट mg, तो जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। mg किधर लगेगा, नीचे। mg किधर लगेगा, नीचे। और mg का वैल्यू कितना आएगा, तो मास है 2 केजी और g कह रहा है 10, तो 2 दहिया 20, यानी कि mg कितना हो गया। अब सोचिए ना कि ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है mg लगा रहा है नीचे, इसके बावजूद भी ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर ही ना गया है। जब अप्लाइड फोर्स लगाए हैं तो ये 20 लगा नीचे, गया ऊपर, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट यहां पर वर्क डन हुआ है। तो यहां पर जो है, चलिए वेट लग रहा है नीचे, तो इसको मान लेते हैं यहां पर वर्क डन बाई mg के लिए क्या लिखेंगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का, लेकिन नीचे लग रहा है इसलिए क्या लगा दिए, माइनस। नीचे लग रहा है इसलिए क्या लगा दिए, माइनस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर, यानी कि ये कितना आ गया, -40 जूल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, जयश्री बताइए। समझ में आया। तो ऐसे ही देखिए लॉजिकल प्रश्न बनते हैं। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन होता है जिसमें कम समय में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपसे लॉजिकल प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि उनको देखिए हर लोग जानता है कि लॉजिकल प्रश्न में मैक्सिमम लोग फंसते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप कर लिए, जैसे देखिए है ना, जिन पर अभी हमको विश्वास नहीं हुआ था वो अपने विश्वास को साबित कर दिए, जिनका नाम था अनुपम विश्वास। वो एक्सप्लेनेशन दिए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो माइनस तो आएगा ही, है ना, यानी कि विश्वास हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। जैसे देखिए शुरुआत में ये भी लड़का, फिर ये सोचे कि नहीं माइनस होगा, सही हो गया। समझ में आया, तो नोट कीजिए इसके सॉल्यूशन को। है ना, इसका पीडीएफ डाल देंगे। लिख लिए, यहां तक आया बात समझ में। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए आगे का सवाल क्या कह रहा है। अब गार्डनर, गार्डनर का मतलब क्या होता है, गार्डनर का मतलब आप माली समझ लीजिए, या फिर जो इंसान बागीचे का देखरेख करता हो। तो अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर। लॉन रोलर समझते हैं, क्रिकेट के मैच में देखें कि बड़ा सा रहता है, उसको लेकर के प्लेयर खींचते रहता है उसको समतल करने के लिए। तो जो बागीचे का रखवाला है वो भी क्या कर रहा है कि एक लॉन रोलर है। देखिए इस प्रकार का एक रोलर रहता है, कैसे बनाए, 3D फिगर बना तो देंगे। देखिए इस प्रकार का रोलर देखे हैं, इसको लोग क्या करते हैं, इधर से पकड़ के खींचते हैं। तो इसी प्रकार का एक लॉन रोलर है
जिसको एक बागीचे का रखवाला क्या करता है, खींचते हुए 20 मीटर तक ले जाता है। खींचता नहीं, सॉरी, ढकेलता है, पुश कर रहा है ना। तो पुश कर रहा है मतलब धक्का दे रहा है, और धक्का दे रहा है मतलब कि फोर्स लगा रहा है। इस प्रकार से जा रहा है, देखिए लॉन रोलर को लिया और इस तरह से धक्का देते हुए आगे जा रहा है ना। अब कह रहा है कि इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 kg वेट, यदि वह 20 किलोग्राम भार के बराबर बल लगाता हो। कितना बल लगाता हो, 20 किलोग्राम भार के बराबर बल लगाता हो। इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब यहां पर कोण भी आ गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 60 डिग्री का कोण है, यानी कि ये जो बल लगा रहा है 20 किलोग्राम भार के बराबर, वो ग्राउंड से यानी कि जमीन से 60 डिग्री के कोण पर लगा रहा है, जबकि विस्थापन तो जमीन के अलॉन्ग ही हो रहा होगा। तो अब कह रहा है कि वर्क डन बताइए उसके द्वारा, और यहां पर जी का मान आप 9.8 ले सकते हैं। सी नंबर हो जाएगा। जी का वैल्यू 9.8 रखे हैं। कितना रखे हैं, 10 रखें, तो 10 के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है, 9.8 रखिए, ये आ जाएगा। चलिए, ऑनलाइन में तो अभी तक एक भी जवाब नहीं आया। देखिए, तो सिंपल सा कहानी है। हम लोग वर्क का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, 20 kg वेट। 1 किलोग्राम भार में कितना बल होता है, 1 किलोग्राम भार में कितना बल, 9.8 न्यूटन। देखिए इसको याद रखिएगा, 1 kg वेट बराबर होता है 1 kg वेट बराबर होता है 9.8 न्यूटन। इसको याद रखेंगे। अब देखिए फोर्स कितना लगा रहा है, 20 kg वेट, यानी कि 20 गुना में 9.8। कोई दिक्कत, फोर्स मिल गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, क्वेश्चन चिल्ला रहा है कि 20 मीटर गया है। अब कॉस थीटा तो कितना रखेंगे, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। तो यहां पर कितना रख देंगे, 1/2। अब जो जो कटेगा उसको काटिए, मर्डर कीजिए। डेसिमल से 0 कटेगा, 2 से ये मरेगा। 98 को 20 से गुना कीजिए, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, और एक 0 बैठा दीजिए, 1960 जूल प्लस में आ गया। किस में आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो। जब आप 10 लीजिएगा तो आपका भी सही हो। हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 किलोग्राम भार, 1 kg वेट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम भार, और 1 किलोग्राम भार में कितना फोर्स होता है, तो 9.8 न्यूटन। कितना होता है, 9. तो मैक्सिमम लोग को इसी में कंफ्यूजन था, ये फोर्स क्या दे दिया है, 20 kg वेट। उतना जाने का आवश्यकता नहीं, सीधा याद रखिए केजी वेट बराबर 9.8। नहीं याद है तो देखिए कंपटीशन है ना, आपको याद करना होगा ना। अब यहाँ पर मैथ बनाइएगा, है ना, कि लेट द नंबर बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 7 + 2 + 5 इज इक्वल टू समथिंग, हेंस x इज इक्वल। तो आपका कंपटीशन कभी निकलेगा। सीधा सोचिए कि यहाँ पर है ना 7 का वैल्यू अगर 14 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 होगा, तो 20 यूनिट का वैल्यू 40। खटाक से आंसर मारिए। तो शॉर्टकट चलिए थोड़ा सा, समझे, लिख लीजिए इसको। कितना आसान सॉल्यूशन है बताइए, क्वेश्चन में कोई जान है, हाँ तो उसको अब जानिए। हाँ तो इसको अब जानना है। अब आज के बाद इसको जानते हैं, यहां बैठा लीजिए दिल में। वैसे तो दिल में कोई जगह नहीं होता है ना, तो आपको कहाँ बैठाना है, दिमाग में, है ना। दिल में कोई जगह नहीं होता है, दिल में सिर्फ क्या है, 4 चैम्बर है और उसमें ब्लड भरा हुआ है।
और बस बेचारा ये 24 घंटा उसी को पंप करता है, और बाकी जितना चीज है जगह ब्रेन में होता है। तो इसको जो है दिमाग में बैठाइए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? लिख लिए। चलिए आगे है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसको थोड़ा सा समझाएंगे तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो फिलहाल आप लोग लिख लेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स फ्रॉम x1 टू x2, है ना। जैसे देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहने का मतलब, जैसे समझेंगे इस बात को, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के क्रम में क्या हो रहा है कि उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड हर बार बदल रहा है, हर बार क्या कर रहा है। जैसे आइए इसको एक ग्राफ से हम समझते हैं। जैसे यहां पर है हमारा ओरिजिन, इधर हम ले लेते हैं फोर्स, और इधर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। इधर क्या ले लिए? फोर्स, और इधर ले लिए डिस्प्लेसमेंट। अब जो है हम एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स का जो है मान समथिंग इस प्रकार से बदल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। अब वर्क कैसे निकाले? अब तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा काम नहीं करेगा, एफ इंटू एस काम नहीं करेगा, मामला फंस जाएगा। यानी कि जो आप एफ इंटू एस सीखे, एफ एस कॉस थीटा सीखे, वो कहां पर? तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करें? तो अगर सोचिए कि हम अगर बहुत छोटे से फोर्स की चर्चा करें, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की चर्चा करें, तब तो फोर्स का मान नहीं बदला होगा। तो मानते हैं कि देखिए हम इतने छोटे समय के लिए क्या किए कि एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप काट लेते हैं, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप काट लिए, जिसमें कि यहां पर देखिए तो फोर्स का मान बदल रहा है। क्या गौर से देखिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा कि नहीं? यानी कि बहुत कम समय के लिए जब हम देखेंगे तो फोर्स का मान, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो भी बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलिए इधर बना देते हैं। देखिए हम क्या किए, एक स्ट्रिप काट लिए इस प्रकार से छोटा सा। यहां जो स्ट्रिप काटे ना, इसी को हम है ना बड़ा कर दिए। तो यहां पर ये जो फोर्स लगा, मान लीजिए कि ये फोर्स है F, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या होगा? dx। तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन जो है ये हो जाएगा F dx। वर्क डन F dx हो जाएगा। एक छोटे से फोर्स के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा वर्क डन मिला। अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही पतला पतला स्ट्रिप काटेंगे, एक और स्ट्रिप काटेंगे सर, इसका वर्क डन निकालेंगे, फिर एक स्ट्रिप काटेंगे, फिर इसका वर्क डन निकालेंगे, फिर एक स्ट्रिप काटेंगे, फिर इसका वर्क डन निकालेंगे, और इसी तरह से पूरा स्ट्रिप को काट लेंगे और सबका वर्क डन निकाल करके जोड़ देंगे। अब इतना काम करने से अच्छा क्या है? इंटीग्रेशन, है ना। इसी को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। यानी कि छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए x1 है, और इस पॉइंट को चलिए हम बोल देते हैं x2। क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट शुरू कहां से हुआ है? तो x1 से, और गया कहां तक है? तो छोटे छोटे पार्ट का निकालेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी? टोटल वर्क डन। यानी कि अगर वेरिएबल फोर्स के द्वारा जब भी वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे एफ डीएक्स का। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। कहां से कहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड सवाल हम अगले दिन आप लोग को कराएंगे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग को भेज देंगे। और देखिए जिस प्रकार से क्लास में आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते थे, नोट्स में है ना कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्लास में जो है टाइम ज्यादा लग जाता था नोट्स वगैरह लिखने में। सिलेबस आप लोग का भी कहना है बहुत पीछे रह जा रहा है, जबकि ऐसा बात नहीं है। मैकेनिक्स का पार्ट आप पढ़ रहे हैं, जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा लंबा जाता है। आगे का जो है पोर्शन आपका दन दन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो फिर भी आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आपको पीडीएफ हम डाल देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।